के शख्स को साथियों आरएसएस और बजरंग दल के गुंडे पकड़ते हैं और 18 घंटे तक बिजली के पोल में बांधकर उनकी बेरहमी के साथ पिटाई करते हैं और पिटाई करने के बाद पुलिस को हैंडओवर करते समय उन्होंने ये इल्जामात लगाया कि तबरेज अंसारी ने चोरी की। मैं यहाँ तमाम बैठे हुए ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं, मैं थोड़ी देर के लिए तस्लीम कर लेता हूँ कि तबरेज अंसारी ने चोरी की और चोरी किए हुए शख्स को भीड़ ने पकड़ा, ये भी बात समझ में आती है। और पकड़ी हुई भीड़ ने पकड़े हुए शख्स को बेरहमी के साथ पिटाई की, ये भी बात समझ में आती है। लेकिन पीट रहे भीड़ के जरिए पीट रहे शख्स को अर्थात तबरेज अंसारी से बार बार जय श्री राम और जय हनुमान के नारे लगवाना क्या साबित करता है कि तबरेज अंसारी ने चोरी की थी। साथियों, इस देश में इस व्यवस्था को और इस देश के सिस्टम को समझने की जरूरत है। बड़े पैमाने पे आज मुसलमानों पर जो जुल्म और अन्याय हो रहा है, तो कहीं न कहीं मुसलमानों ने इस देश के गुलाम भारत में ओबीसी एससी के महापुरुषों के आंदोलन चलाने वाले महापुरुषों के लड़ाई को जाना और समझा कि उन महापुरुषों की लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, मजलूमों के हक की लड़ाई है। इसीलिए मुसलमानों ने इस मुल्क में जब भी ओबीसी एससी के महापुरुषों ने आंदोलन चलाया इस देश में, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज रहे हों, जब उन्होंने राज्यारोहण करना शुरू किया और रैयत की व्यवस्था इस देश में कायम करना चाहा, तो उनकी सेना में साथियों 37% मुसलमान पूरे जज्बे और बहादुरी के साथ लड़ने की वजह से पेशवाई की व्यवस्था खत्म करके रैयत की व्यवस्था इस देश में स्थापित की छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में। साथियों, इस देश में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने जब पहला पाठशाला 1848 में इस देश के बहुजनों को पढ़ने के लिए खोला, तो कोई भी जगह देने के लिए, मकान देने के लिए तैयार नहीं हुआ। मकान देने वाले शख्स कोई और नहीं थे, अब्दुल उस्मान शेख साहब थे। इस देश में साथियों, इस देश के महिलाओं को शिक्षा देने के लिए, बालिकाओं के लिए पहला पाठशाला खोला, तो इस देश में साथियों कोई भी अपने बेटी का दाखिला कराने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उस दौर में जो धर्मशास्त्रों की व्यवस्था थी, स्त्री शूद्र शिक्षा ना देता, उस व्यवस्था और मान्यता की वजह से कोई भी अपने बच्चियों का दाखिला कराने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसलिए पहला दाखिला भी साथियों अब्दुल उस्मान शेख साहब ने अपनी बेटी फातिमा शेख का कराया। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन चलाया, चाहे गोलमेज सम्मेलन की बात हो, जब 4 अधिकारों की डिमांड रखी अंग्रेजों के सामने इस देश के मूल निवासियों के हक में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उन मांगों का समर्थन मुसलमानों ने किया और विरोध इस देश में गांधी ने किया। साथियों, इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में चुनकर जाने की बारी आई। जिस जगह से चुनाव लड़े हार गए, लेकिन वेस्ट बंगाल के मुसलमानों ने वेलकम किया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को चुनकर संविधान सभा में भेजने का काम किया। आज इस देश में, इस मुल्क में अगर संविधान जिंदा है, तो उसमें मुसलमानों के बुजुर्गों की एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। भारत देश में अगर संविधान अमल में लाया गया होता, तो जालिमों का निजाम नहीं कायम होता, इंसाफ का निजाम कायम होता। अगर भारत में भारतीय संविधान लागू होता, तो इस देश का मूल निवासी यूं ही बेबस, लाचार और मजबूर नहीं होता। इस बेबसी और लाचारी और इस मजबूरी की हालात से निकालने के लिए मान्यवर बावन मेश्राम साहब इस देश के एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोगों को बड़े पैमाने पे बेदार करने का काम कर रहे हैं, जागृत करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं एक लाइन कहा करता हूं, यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। यानी कुछ लोगों को कुछ समय के लिए तो मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन मेश्राम साहब जैसे शख्स हमारे बीच में मौजूद हैं, तो इस देश के मूल निवासियों को हमेशा के लिए मूर्ख और गुलाम नहीं बनाया जा सकता। आज गुलामों को आजाद कराने की ये लड़ाई है, इस देश में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, इंसाफ का निजाम कायम करने की लड़ाई है, जालिमों के जुल्म को खत्म करने की लड़ाई है। इसलिए साथियों, मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का राष्ट्रीय प्रभारी होने के नाते बहुजन क्रांति मोर्चा के इस आंदोलन का पूरे देश में, राष्ट्र भर में समर्थन कर रहा हूं। यहां तमाम हमारे कौम के लोग जो मौजूद होंगे, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं, आप इंसाफ
और मसावात में, इत्तेहाद में यकीन रखने वाले लोग हैं। मजलूमों की हक की लड़ाई लड़ना आप पर फर्ज है। इस मकसद के साथ आज की तारीख में मान्यवर बावन मेश्राम साहब मजलूमों की हक की लड़ाई, इंसाफ की लड़ाई और मसावाद और इत्तेहाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में आप लोग शामिल होंगे, इसी आशा अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद मानवर चांद मोहम्मद जी। वक्ताओं की अगली कड़ी में हमारे बीच आयुष्मती निशा मेश्राम, आप राष्ट्रीय प्रचारक हैं राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ की। आपसे निवेदन करेंगे कि आप आएँ और महिलाओं की 50% जो आंदोलन में हिस्सेदारी है उसको सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद संचालक महोदय। धन्यवाद। बहुजन क्रांति मोर्चा की ईवीएम की भांडाफोड़ परिवर्तन यात्रा, राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा 26 जून से शुरू होकर यह यात्रा जम्मू कश्मीर से शुरू हुई थी। जम्मू कश्मीर से शुरू होकर पंजाब, चंडीगढ़ से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और उत्तराखंड के कार्यक्रम करने के बाद जो बाकी रह गए थे उत्तर प्रदेश के ज़िले, उस ज़िले में आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश की समापन परिवर्तन रैली, यहाँ पर ईवीएम की भांडाफोड़ परिवर्तन यात्रा यहाँ पर पहुँची है। और मैं यहाँ पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, इसीलिए मैं महिलाओं की ही बात करूँगी कि महिलाएं, हम लोग इस देश की 50% महिलाएं हैं और 50% महिलाएं अपना वोट की वैल्यू जानती ही नहीं है। हम महिलाओं को अपनी वोट की वैल्यू का मतलब है, कुछ महिलाएं यहाँ पढ़ी लिखी नहीं होगी तो उनको मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे वोट का महत्व, हम अपने वोट दे देते हैं लेकिन वो कौन सी सरकार बन रही है, किस तरह की सरकार बन रही है, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, हम महिलाएं वोट तो देकर आती है लेकिन उसके बाद वो कुछ भी सोचती नहीं है। इसीलिए मैं महिलाओं को कहना चाहती हूँ, इस देश के अंदर 50% पुरुष है तो 50% महिलाएँ भी हैं, तो महिलाओं की बराबरी की भागीदारी है। लेकिन इस देश के अंदर पुरुषों की, इस देश के अंदर जो भी पार्टियां हैं वो सारी की सारी पुरुषों की पार्टियां हैं। लेकिन मैं मेश्राम साहब का धन्यवाद करती हूं कि इस मंच से ईवीएम का भांडाफोड़ परिवर्तन यात्रा में हम महिलाओं के भी उन्होंने मुद्दे उठाए हैं और इसके लिए हमें भी हिम्मत आ गई है कि आज नहीं तो कल हम 50% महिलाओं की भी राष्ट्रव्यापी पार्टी होनी चाहिए। हम महिलाओं की राष्ट्रव्यापी पार्टी होगी। हम महिलाएं मंत्री से लेके प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री से भी राष्ट्रपति बनने के लिए हम लोग महिलाएं ताकतवर हैं। हम महिलाओं को कहा जाता है कि हमारा इतिहास था कि हम महिलाएं मातृसत्ताक थी, रानी थी, महारानी थी। लेकिन मैं इस देश के ब्राह्मणवाद के लोगों को कहना चाहती हूँ, हमारे मूल निवासी लोगों को कहना चाहती हूँ कि ये देश मेरा है, ये देश मेरा है, ये देश हमारा है और इस देश की मैं रानी हूँ, इस देश की मैं महारानी हूँ। आने इतिहास में तो हम लोगों ने बहुत पढ़ लिया लेकिन वर्तमान में हम ये करके दिखाएंगे। हम महिला इस देश की रानी और महारानी बन के दिखाएंगे आप लोगों को। मैं महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि जब भी ये देश के अंदर चुनाव आता है तो हम महिलाओं को ही बेवकूफ़ ज़्यादा बनाते हैं और बेवकूफ़ बनाकर हम लोगों को 2500 साल से बेवकूफ़ बनाया गया है। इसमें कोई छोटी बड़ी बात है नहीं, नई बात नहीं है। लेकिन हम महिलाएं बहुत समझदार हैं, फिर भी उन लोगों की जो झूठी बातें हैं उसमें हम लोग फंस जाती है क्योंकि हम भोली महिलाएं हैं। हमारा भोलापन हमको छोड़ देना पड़ेगा। हमको भी इन षड्यंत्रकारियों के साथ में षड्यंत्र से बात करना पड़ेगा। हमको भी रोड पर उतरना पड़ेगा, तब जाके ये लोग सुधरेंगे। लेकिन महिलाओं, आप लोग जब भी चुनाव आता है तो इनकी लुभावनी बातों में आप लोग आ जाती हो। ये जो नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी है, ये प्रधानमंत्री बनना होता है तब ये क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश में आते हैं और यहाँ पर जब महाकुंभ होता है इलाहाबाद के अंदर तो सबसे पहले हमारी महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो सफाई कर्मचारी की महिलाओं को बुलाते हैं और उनकी आरती उतारते हैं। आरती उतारने के बाद उसके पैर धोए जाते हैं। महिलाओं को मैं कहना चाहती हूँ, ये जो जुमले वाली सरकार है उनको मैं कहना चाहती हूँ कि आप आरती उतारते हो, पैर धोते हो,
ये तो सही बात है, समझ में आती है, लेकिन आपके पुराणों में लिखा हुआ है, आपके पुराणों में लिखा है, आपके वेदों में लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है, पढ़ लीजिए। उसके अंदर कहा गया है कि ब्राह्मणों के पैर धोते हो तो पानी फेंक नहीं देना चाहिए, पी जाना चाहिए। तो आप पीते आए हो आप लोग, तो आप लोग हमारी सफाई कर्मचारी की महिलाओं का जब पैर धोते हो तो पानी फेंक क्यों देते हो, पी क्यों नहीं जाते हो? हाँ, हमारी महिलाएं भी शुद्ध है, गंगा से भी ज़्यादा हमारी महिलाएं शुद्ध है। और लेकिन हमारी महिलाओं को बेवकूफ़ बनाते हैं नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। जब भी चुनाव आता है, चुनकर आते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, सबसे पहले उनको जो काम करना चाहिए, अरे पार्लियामेंट में हमने तुमको क्यों भेजा है, लेकिन नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी क्या करते हैं, पहले सबसे पहले झाड़ू उठा लेते हैं। अरे बाबा, तेरे को झाड़ू मारने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया है हमने, तेरे को पार्लियामेंट में बैठकर हमारे समस्याओं का हल करने के लिए, देश की समस्याओं का हल करने के लिए प्रधानमंत्री बनाया है। लेकिन नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी क्या करते हैं, झाड़ू उठा लेते हैं। और झाड़ू उठाने का इतना ही उनको शौक है, तो मैं नरेंद्र भाई को कहना चाहती हूँ, मोदी जी आप लोग वाराणसी में आइए। ये वाराणसी में बहुत सारी गटरें हैं, बहुत सारी नालियाँ हैं जो भरी पड़ी हुई है गंदगी के अंदर, उसमें उतर के उसको साफ करके दिखाइए। नहीं, नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी को उनको नालियों से, गटरों से और सफाई कर्मचारी से कोई मतलब नहीं है, उनको तो सिर्फ वोट की कीमत चाहिए, उनको वोट चाहिए। हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और वो जो हमारे बच्चे 25 साल के, 35 साल का जवान बच्चा गटर के अंदर उतर कर मर जाता है, उसको कोई भी सहाय, कोई भी सरकारी सहाय देने वाला नहीं आता है, कोई भी रोने वाला, उसके पीछे कोई देखने वाला नहीं पैदा होता है। लेकिन एक ब्राह्मण, एक तिवारी ब्राह्मण रात के 2 बजे किसी महिला के साथ में लफड़े करते हुए उसका एनकाउंटर हो जाता है, तो एक ब्राह्मण को सहायता देने के लिए पूरी की पूरी सरकार, ब्राह्मणवादी सरकार सामने आ जाती, हिंदूवादी सरकार पूरी की पूरी सामने आ जाती है। लेकिन मेरे भाइयों तथा बहनों, इनको हमको समझना चाहिए, हम महिलाओं को ही समझना होगा। हम महिला जब तक नहीं समझेगी तब तक इस देश के अंदर कोई क्रांति होने वाली नहीं है। भाइयों तथा बहनों, ये नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी जब अपना भाषण करते हैं किसी महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं के सामने बैठकर, तो कहते हैं मुझे मुस्लिम महिलाओं से बहुत दया आती। क्यों दया आती है? वो कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को या मुस्लिम भाई जो है तलाक 3 तलाक दे देते हैं, तलाक करके उसको निकाल देते हैं। तो मैं नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी को कहना चाहती हूँ कि गुजरात में जा, वहाँ पे ब्राह्मणवाड़ा नाम का गांव है, उस गांव के अंदर जसोदा बहन तेरी बिना तलाक के राह देख के बैठी हुई है और तलाक की बात करता है। नरेंद्र भाई को, मोदी जी को हमारी महिला, मुस्लिम महिला से कोई हमदर्दी नहीं है भाइयों। उनको अगर किसी की चिंता है तो ये आरएसएस के अंदर, बीजेपी के अंदर उनके भाई, उनके दोस्त जो बैठे हुए हैं ना, उनकी बहन और बेटियां हमारे मुस्लिम भाइयों के घर के अंदर बिहाई हुई है। उनको ये चिंता है कि कहीं उनके दामाद उनकी बहन और बेटियों को लात मार के ना निकाल दे, उसकी उनको चिंता है। उनको किसी की चिंता नहीं है नरेंद्र भाई को। हाँ, मैं मोदी जी को कहना चाहती हूँ कि आपको मुस्लिम महिलाओं की हमदर्दी है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी, इस देश के अंदर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की भी महिलाएं हैं, उनके भी बहुत सारे प्रश्न हैं, उनकी भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके साथ में भी बहुत सारे अत्याचार होते हैं। अरे नरेंद्र मोदी जी, आपकी भतीजी का जब पर्स चोरी हो जाता है तो 2000 पुलिस कर्मचारियों और 2000 CCTV कैमरा लगाकर 24 घंटे के अंदर आप उस चोर को पकड़कर आपकी भतीजी का पर्स दिलवाते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपको अपनी भतीजी की चिंता है। लेकिन नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी, इस देश के अंदर हर 3 मिनट के अंदर महिलाओं के साथ में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार होता है। तो उन सामूहिक बलात्कार करने वाले बलात्कारियों को आप लोग 24 घंटे के अंदर पकड़कर उसको चौराहे पे फांसी क्यों नहीं देते हो? हाँ, हम महिलाओं के साथ में बलात्कार होता है, क्यों फांसी नहीं देते हो? इतने ही प्रधानमंत्री हो तो सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी जी समुद्र किनारे पे झाड़ू लगाने से और रोड पर झाड़ू लगाने से कोई समस्या का हल होने वाला नहीं है। मैं अपनी बहन को कहना चाहती हूँ कि आप महिलाएं बहुत होशियार हो। इस देश के अंदर गौतम बुद्ध को भी आप लोगों ने साथ और सहयोग दिया था, तब जाके भिक्षुणी संघ ने आंदोलन सफल हुआ था। बाबा साहब आम्बेडकर को भी आपने साथ और सहयोग दिया था, तब बाबा साहब आम्बेडकर इतना सुंदर और इतना
विश्व का सबसे बेहतरीन हमको संविधान दिया उन्होंने, तो हम महिलाओं का कर्तव्य है कि गुलाम महिला गुलाम बच्चे पैदा करती है और आज़ाद महिला आज़ाद बच्चा पैदा करती है। आपको भी इस देश के अंदर क्रांति लानी है, इसके लिए आपको भी आज़ादी के साथ जीना होगा। बहनों, समय की मर्यादा है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन बहनों मैं एक छोटी सी बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी कि मैं जब भी उत्तर प्रदेश में आती हूँ ये बात ज़रूर कहती हूँ कि जब भी एक गांव होता है, उस गांव के अंदर एक किसान रहता है, उस किसान के खेत में पानी ना आने के कारण वो बहुत परेशान होता है। क्यों? क्योंकि फसल नहीं होती है, फसल नहीं होने के कारण वो बहुत बेचारा गरीब हो जाता है। वो गरीबी के कारण वो परेशान था। उसने अपने दोस्त को कहा, अरे यार मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे खेत में पानी नहीं आता। दोस्त था, उसने कहा पड़ोस के गाँव में एक पंडित रहता है, पोंगा पंडित रहता है, वो पंडित ज़मीन को देख कर तेरे को बता देगा कि ज़मीन में पानी है कि नहीं। किसान बेचारा परेशान था, वो उसने क्या किया, उसने कहा चल मैं दोस्त कह रहा है तो मैं जाके आता हूँ। वो अपने दोस्त का कहना सुनकर वो पड़ोस के गांव में जाता है। दूर से पंडित देख लेता है, करे वाह आज तो सामने से बकरा आ रहा है, आज तो मैं उसको काट दूंगा। उसने क्या किया, लंबा लिस्ट बनाया। लंबा लिस्ट बनाने के बाद वो बताता है, वो किसान को कहता है कल मैं तेरे घर पर आऊँगा, कल ये सारा सामान लेके आना, और सामान लेकर आने से पहले हम खेत में जाने से पहले भरपेट में भोजन करूंगा और भोजन करने के बाद फिर खेत में जाएंगे। अभी जो किसान था बेचारा परेशान था, उसने अपने घर पर जाके सारी व्यथा थी वो सारी कहानी अपनी पत्नी को सुनाई। अब जैसे ही उसने अपनी पत्नी को सुनाया तो पत्नी जो थी, ये वाराणसी की महिला है, जैसी होशियार है वैसी वो भी होशियार थी। उसने क्या किया, अपने पति को कहा अरे सुनिए तो ये जो सारी बातें हैं वो गलत है। तो जो पति है आप लोग को जैसा होता होगा, वो कहता है अरे चुप रे, तेरे को क्या समझ में आता है, तेरे को कुछ समझ में नहीं आता, तू तो कम अकल की है, तेरी तो अकल जो है घुटनों में है। हमारे पुरुष जब महिला कुछ कहती है तो आप लोग ऐसे ही बातें करते हो ना कि तेरे को कोई समझ में नहीं आता। तो जब महिला बेचारी जब ऐसा ताना मारा पुरुष ने तो उसने चुप होकर बैठ गई। अब सुबह होती है, जैसे ही सुबह होती है किसान, अब उस किसान के घर पे वो पंडित आता है। जब पंडित घर पर आता है, जो किसान की पत्नी थी उसने क्या किया, किचन के अंदर गई। किचन के अंदर जाने के बाद उसने गहरी कटोरी लिया। गहरी कटोरी के अंदर सबसे पहले उसने शक्कर डाला और शक्कर डालने के बाद उसके ऊपर खट्टा दही डाला। अब दही डालने के बाद उसने क्या किया, वो कटोरी पंडित को धरती है। जैसे ही पंडित को धरती है, पंडित क्या करता है, कटोरी को ऐसे हाथ में लेता है और ऐसे करके ऐसे चाटता है। जैसे ही चाटता है तो दही उसको खट्टा लगता है। वो जैसे ही खट्टा दही लगता है वो एकदम कटोरी को फेंक देता है और बोलता है अरे मूर्ख, तुझे समझ में नहीं आता, इसमें 2 चम्मच थोड़ी शक्कर डाल देता। तो जो किसान की पत्नी थी, आप लोगों की जैसी होशियार थी, उसने पंडित अपने किसान पति को बुलाया और कहती है जी सुनिए तो ये जो पंडित है 2 उंगल गहरी चीनी का पता नहीं लगा सकता, तो 200 फुट गहरी जमीन में पानी का क्या पता लगाएगा। हमारी महिलाएं बहुत होशियार है, इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ जब भी चुनाव आता है तो आपकी पत्नी को आप मत बोलिएगा कि इस पार्टी को वोट देना है। आप लोग क्या करते हो, कुछ भाई जो है बहुत महान है यहाँ पर बैठे हुए, वो 60 रुपये का पौवा पी लेते हैं। पौवा मतलब मान जानते हो ना, हाँ पोटली बोलते, पता नहीं क्या 60 रुपये की पोटली के अंदर वो अपना 5 साल अपनी बहन बेटियों को गिरवे रख देते हैं, हाथ के आगे, फूल के आगे और पता नहीं किस के आगे वो अपनी बहन बेटियों को 60 रुपये में बेच देते हैं। मैं बहनों को कहना चाहती हूँ चुनाव जब आता है आप लोग खुद अपना वोट किसको देना है आप लोग खुद तय करोगे और सेंटर में किसको आपको भेजना है हम महिलाएं तय करेगी। आपको अभी अगर आपका पति कहता है कि नहीं इसको वोट नहीं देना है तो आप लोगों को मैं कहना चाहती हूँ बेलन तो आपके हाथ में है ना, जब पी के आए तो बेलन से जरूर कूट देना, छोड़ना मत। अगर वो कहता है रात को पी होगी वो तो भूल जाएगा सुबह क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन बहनों हमको अपने पति पे हाथ नहीं उठाना है, लेकिन उसको समझाना है। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी। धन्यवाद आयुष्मती निशा मेश्राम जी। आप पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जाकर महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रही हैं। वक्ताओं की अगली कड़ी में हमारे बीच चौधरी विकास पटेल जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से। मैं चाहूँगा कि मैं उन्हें निवेदन करता हूँ कि वो आएँ और अपने विचार व्यक्त करें।
चौधरी विकास पटेल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। धन्यवाद संचालक जी। बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से पिछले 26 जून से जम्मू कश्मीर से राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा शुरू हुई है। इस परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व कर रहे आदरणीय ओमन मेश्राम साहब, सम्मानित अतिथिगण और सामने बैठे साथियों, देश की आज़ादी को 72-73 साल हो गए और 72-73 साल की आज़ादी में इस देश के अंदर जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की भी गिनती हुई, मगर जो 52% आबादी है जिसे पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, इन पिछड़ों की आज़ादी के 70-72 साल में गिनती तक नहीं हुई। जब किसी घर में 2-4 भाई होते, 3 भाई को उनका हक हिस्सा मिल जाता है मगर एक भाई को उसका हिस्सा नहीं मिलता है, तो भाई कहता है कि इस घर में हमारी गिनती नहीं है, तो अपने रिश्तेदारों को बुलाता है, अपने हित मित्रों को बुलाता है, आस पड़ोस के लोगों को बुलाता है और पंचायत करवाता है कि भाई इस घर में 4 भाई हैं, 3 को हिस्सा मिल गया मगर मैं चौथा हूँ, मेरे को हिस्सा नहीं मिला, तो मेरे को भी हिस्सा मिलना चाहिए और पंचायत करता है और अपना हक हिस्सा ले लेता है। लेकिन साथियों, इस देश में 52% हिस्सा हमारा है, 52% इस देश के अंदर ओबीसी है। आज तक देश में एक भी ऐसी पंचायत नहीं हुई जिससे हमारा हक हिस्सा फाइनल हो गया हो और हमें हमारा हक अधिकार मिल गया हो। ऐसी कोई पंचायत आज तक नहीं हुई, मगर ये पंचायत इस देश के अंदर करनी हो। और ये पंचायत क्यों नहीं हो रही है, ये थोड़ा समझने की बात है, क्योंकि हमारे लोगों के ऊपर, खास तौर से पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर ब्राह्मण 24 घंटे सवार रहता है, 365 दिन सवार रहता है। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, गांव की महिलाओं के ऊपर कभी कभी काली सवार हो जाती है, कभी कभी दुर्गा सवार हो जाती है। जब काली दुर्गा सवार हो जाती है तो लोग कहते हैं इनका शरीर इनके बस में नहीं है, तो काली दुर्गा तो 2-4 घंटे के लिए सवार होती है, लेकिन जो हमारे लोग हैं ओबीसी के लोग, इनके ऊपर ब्राह्मण 24 घंटे 365 दिन सवार रहता है और 365 दिन 24 घंटे सवार रहने की वजह से ये हमारे लोग अपने बारे में नहीं सोचते, अपने हक अधिकार के बारे में नहीं सोचते, ये तो ब्राह्मणों के बारे में ही सोचते रहते हैं। ब्राह्मण जैसा कहता है वैसा ही करते हैं, इन्हें इनका हक अधिकार मिलना चाहिए, इसके बारे में तो सोचते नहीं। ब्राह्मण कहता शेड्यूल कास्ट से लड़ना है, शेड्यूल कास्ट से भिड़ गए। ब्राह्मण ने कह दिया शेड्यूल ट्राइब से लड़ना है, शेड्यूल ट्राइब से भिड़ गए। ब्राह्मण ने कह दिया नहीं मुसलमान से लड़ना है, मुसलमान से लड़ गए। और ये हम लड़ ही रहे हैं मगर इस देश में अभी तक हमें कुछ नहीं मिला। इसका कारण ये है कि आज़ादी के 72-73 साल में हमने अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं की। जिन्हें हमें, जो हमारे दोस्त हैं, उन्हें ब्राह्मणों ने बताया ये तुम्हारे दुश्मन हैं, हमने उनको दुश्मन समझ लिया, और जो हमारे दुश्मन हैं उनको हमने दोस्त समझ लिया। जब दोस्त को दुश्मन समझोगे, दुश्मन को दोस्त समझोगे तो सत्यानाश तो होगा ही। आज़ादी के 72-73 साल में अगर पिछड़े वर्ग के लोगों का सत्यानाश हुआ है तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है। इस देश में आज़ादी के 72-73 साल में अगर पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती नहीं हुई तो हमारे लोगों को सोचने समझने की जरूरत है, क्योंकि देश के अंदर जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो हमारे पुरखों को यह बताया गया, हमारे पुरखों को यह समझाया गया कि अंग्रेजों की वजह से तुम्हारी समस्याएं हैं, अगर अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दो तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के तमाम पुरखों ने अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। भगत सिंह जैसा नौजवान भरी जवानी में फांसी के फंदे पर चढ़ गया। ये हमारे लोगों की कुर्बानियों की वजह से अंग्रेज इस देश को छोड़कर गए। अकेले 3.5% ब्राह्मणों की औकात नहीं थी कि वो अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ देते, लेकिन आजादी के 70, 72, 73 साल में जिन लोगों की वजह से अंग्रेज इस देश को छोड़कर गए, आज उन्हीं लोगों के हालात को मुल्क के अंदर खराब करके रखा गया है। इसलिए इस
इस बात को सोचने और समझने की जरूरत है कि क्या अंग्रेज ही हमारी समस्याओं के कारण थे या अंग्रेजों के अलावा कोई और भी बात थी। अगर अंग्रेज ही हमारी समस्याओं के कारण थे तो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज चले गए, 72-73 साल हो गए और हमारी समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए था। मगर शेड्यूल कास्ट की समस्या का समाधान नहीं हुआ, शेड्यूल ट्राइब की समस्या का समाधान नहीं हुआ, ओबीसी की समस्या का समाधान नहीं हुआ, माइनॉरिटीज की समस्या का समाधान नहीं हुआ। समस्या का समाधान का तो छोड़ो, समस्याएं और बढ़ गई और उग्र हो गई। इसलिए ये सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। साथियों, जब इस पर चिंतन किया गया, अध्ययन किया गया, तो ये बात निकलकर सामने आई कि इस देश में अंग्रेज बाद में आए, इस देश में मुगल भी बाद में आए, और इस देश में जब अंग्रेज नहीं आए थे, इस देश में जब मुगल नहीं आए थे, तब इस देश में ब्राह्मण आए थे और ब्राह्मणों ने इस देश में जाति व्यवस्था बनाया, ब्राह्मणों ने इस देश में वर्ण व्यवस्था बनाया, शेड्यूल कास्ट के लोगों को अछूत घोषित किया, गांव के दक्षिण दिशा में बसा दिया, ओबीसी के लोगों को शूद्र घोषित किया और इनको कहा निष्काम भाव से हमारी सेवा करो। निष्काम भाव से सेवा का क्या मतलब होता है? निष्काम भाव से सेवा का मतलब होता है तुम हमारी सेवा करो मगर इसके बदले में कोई उम्मीद मत करो। हमारे ओबीसी के लोगों ने ब्राह्मणों को पूछा तुम्हारी सेवा के बदले में हमें क्या मिलेगा? बोला इस जन्म में कुछ नहीं मिलेगा। पूछा इस जन्म में क्यों नहीं मिलेगा? कहा इस जन्म में जो तुम पैदा हुए हो ये तो तुम्हारे पिछले जन्मों का पाप है, अगर अगला जन्म सुधारना चाहते हो तो ब्राह्मणों की निष्काम भाव से सेवा करो, अगले जन्म में तुम भी ब्राह्मण हो जाओगे। हमारी पिछड़े वर्ग की हजारों पीढ़ियों ने ब्राह्मणों की निष्काम भाव से सेवा किया मगर ब्राह्मण नहीं हुए। ब्राह्मण नहीं हुए इसका सबूत क्या है? इसका एक ही सबूत है कि आज भी ब्राह्मणों की संख्या देश में 3.5% है। अगर हमारे लोग ब्राह्मण हो गए होते तो ब्राह्मणों की संख्या भी 52% हो गई होती। हमारे लोगों को मूर्ख बनाया गया। इस बात को ज्योतिबा फूले जानते थे, इस बात को छत्रपति साहू महाराज जानते थे, इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे। इसलिए ज्योतिबा फूले कहते थे पहले ब्राह्मणों से आजाद हो जाओ, बाद में अंग्रेजों को देख लेना। इसलिए साहू महाराज कहते थे पहले ब्राह्मणों से आजाद हो जाओ, बाद में अंग्रेजों को देख लेना। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे गुलामी में जिनकी बातें नहीं सुनते आजादी में उनकी लातें खानी पड़ेगी। आजादी के 70-72 साल में मामला आगे बढ़ गया है। अभी केवल लात नहीं चल रहा है, गोलियां चल रही हैं, लाठियां चल रही हैं। तब हमने फूले साहू अम्बेडकर की बात को माना होता तो आजादी के 73 साल बर्बाद नहीं होते। चलो तब नहीं माना तो जब जागो तब सवेरा। आज ओबीसी के लोगों को फूले साहू अम्बेडकर को पढ़ना होगा क्योंकि ज्योतिबा फूले को पढ़ाया नहीं जाता, साहू महाराज के बारे में बताया नहीं जाता और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में ब्राह्मण ओबीसी के लोगों को कहता है ये तो चमारों के नेता हैं। अगर गलती से भी कोई ओबीसी का आदमी जय भीम बोल देता है तो ब्राह्मण उसके पास में आता है, उसके कान में कहता है चमार हो गए क्या? ओबीसी का आदमी सोचता साला जय भीम बोलने से चमार हो जाते हैं, दूसरे दिन से बोलना ही बंद कर देता है। मैं ये कहना चाहता हूं अगर इस देश के अंदर ओबीसी के लोगों को अपना हक अधिकार चाहिए तो फूले साहू अम्बेडकर पेरियार को समझना होगा। फूले साहू अम्बेडकर पेरियार के रास्ते पर चलकर ही इस देश में हम अपना हक अधिकार ले सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। एक बात और कहना चाहता हूं कि ओबीसी के ऊपर दो नशा बहुत ज्यादा है। एक तो बिरादरी का नशा बहुत ज्यादा है। बिरादरी का नेता आता है बोलता सारी बिरादरी आगे चली गई है, बस अपनी बिरादरी पीछे रह गई है, तो बिरादरी के लोग उसके पीछे चले जाते हैं। जब बिरादरी के लोग उसके पीछे चले जाते हैं वो कांग्रेस के पास जाता है और बोलता है हमारे पीछे हमारी बिरादरी के इतने लोग हैं, कितना दे रहे हो? कांग्रेस कम देती है तो बीजेपी के पास जाता है, बोलता हमारी बिरादरी के इतने लोग हमारे पीछे हैं, कितना दे रहे हो? वो आप उसको बिरादरी का नेता बनाते हैं, वो आपको कांग्रेस और बीजेपी को बेचने का काम करता है। उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से ये बात पता है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बेचा है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं ये जाति जागृति ब्राह्मणों का भक्ष बनती है और ये जाति जागृति की वजह से हमारे लोगों का सत्यानाश हो रहा है। अधिकार चाहिए ओबीसी के नाम पर और नेता चाहिए जाति के नाम पर। अगर अधिकार ओबीसी के नाम पर चाहिए तो नेता भी ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला बनाना होगा तो आपके साथ न्याय हो सकता है। दूसरी बात कहना चाहता हूं ओबीसी के लोगों के अंदर धार्मिक जागृति बहुत ज्यादा है और धार्मिक जागृति की वजह से ही
मंडल कमीशन का सत्यानाश हुआ ओबीसी का 16 नवंबर 1992 को, जब मंडल कमीशन का फैसला आया 52% को केवल 27% दिया और 27% में क्रीमी लेयर लगा दिया। क्रीमी लेयर का क्या मतलब है? जिसके पास दांत है उसको चना नहीं खिलाया जाएगा, जिसके पास दांत नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा, क्योंकि वो चना खा नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिस ओबीसी की इनकम 1 लाख रुपए सालीना है उसके बच्चे को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, जिसकी कम है वो अपने बच्चे को महाविद्यालय विश्वविद्यालय में पढ़ा नहीं सकता। ऊपर से भी साफ हो गया, नीचे से भी साफ हो गया। ये बात ओबीसी के लोगों को पता चलती, ओबीसी के लोग इसके विरोध में सड़क पर उतर जाते। ब्राह्मणों ने सोचा ओबीसी के लोग सड़क पर उतरेंगे तो ओबीसी का हिस्सा तो हम ब्राह्मणों ने खाया है, देना पड़ेगा, देना ना पड़े इसलिए इनको मुसलमानों से लड़ा देते हैं। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आडवाणी ने रथ यात्रा निकाला। जिन ओबीसी के लोगों को अपने मंडल कमीशन की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, प्रवीण तोगड़िया जैसे लोग, विनय कटियार जैसे लोग, उमा भारती जैसे लोगों को आगे किया गया और हमारे मंडल की लड़ाई को दबा दिया गया, कमंडल की लड़ाई को आगे किया गया। ये धार्मिक जागृति की वजह से हुआ। ब्राह्मण हमको हिंदू कहते हैं और कहते हैं एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। ब्राह्मण हमको जो आज हिंदू कह रहे हैं उन्हीं ब्राह्मणों ने पहले हमें शूद्र कहा था, शूद्र कहकर गुलाम बनाया था। आज ब्राह्मण को पता है अगर किसी ओबीसी को शूद्र कहा तो वोट तो दूर का मामला है, लाठी निकालेगा, हड्डी पसली तोड़ेगा और हड्डी पसली तोड़कर ब्राह्मण के हाथ में दे देगा। इसलिए किसी ब्राह्मण की औकात नहीं है कि आज ओबीसी के लोगों को शूद्र कहे। शूद्र नहीं कहता मगर हिंदू कहता है। अब हिंदू का क्या मतलब है? हिंदू हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू रामायण महाभारत गीता में नहीं है, हिंदू वेद पुराण में नहीं है, श्रुति स्मृति मनुस्मृति में नहीं है। फिर ये हिंदू है क्या? ये हिंदू पर्शियन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है हारा हुआ, नीच, कायर, काला, चोर, गुलाम। मतलब तब शूद्र कहकर हमें गुलाम कहता था, आज हिंदू कहकर हमें गुलाम कहता है। केवल शब्द बदल दिया, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं किया। तब भी गुलाम कहता था, आज भी गुलाम कहता है। और मुसलमानों का डर दिखाते दिखाते, मुसलमानों से लड़ाते लड़ाते ब्राह्मणों ने इस देश की विधायिका पर कब्जा कर लिया, कार्यपालिका पर कब्जा कर लिया, न्यायपालिका पर कब्जा कर लिया, मीडिया पर कब्जा कर लिया। शेड्यूल कास्ट का कोटा पूरा नहीं हुआ, शेड्यूल ट्राइब का कोटा पूरा नहीं हुआ, ओबीसी के लोगों को कुछ नहीं मिला। मुसलमान जो गुलाम भारत में 33% थे, आज वो 2.5% पर प्रशासन में आ गए। हम सभी को आपस में लड़ाया और हम सभी का सत्यानाश कर दिया। और ब्राह्मण क्या करता है? जैसे खाना खाने के बाद कुत्ते को रोटी खिलाने के लिए हम लोग निकलते हैं। मान लो 4 रोटी है, 4 कुत्ते हैं, एक एक रोटी दे दो, उनके हिस्से की झगड़ा नहीं होगा। मगर 3 रोटी अपने पास रखो और 1 रोटी फेंक दो तो सारे कुत्ते 1 रोटी के लिए झगड़ा करते हैं। वैसे ब्राह्मणों ने हमारे सामने टुकड़ा फेंका और उस टुकड़े में हम सभी कुत्ते की तरीके से लड़ रहे हैं। हमें ठीक से समझना होगा, ब्राह्मणों ने जो नाइंसाफी का निजाम कायम किया है ये हमारी एकता ना होने की वजह से, आपस में लड़ाई की वजह से हो रहा है। इसलिए आपस की लड़ाई बंद करना होगा। तमाम SC ST OBC के लोगों को एकजुट होना होगा और एकजुट होकर के ब्राह्मणों ने जो नाइंसाफी का निजाम EVM के बल पर कायम किया है इसे ध्वस्त करना होगा, इंसाफ कायम करना होगा। इंसाफ क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये इंसाफ है। अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, ये लड़ाई इस देश में होकर रहेगी। माननीय वामन मेश्राम साहब इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आप लोग इस लड़ाई में साथ सहयोग करोगे, ऐसी आशा अपेक्षा के साथ आपने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल्य। धन्यवाद चौधरी विकास पटेल जी। साथियों, आप आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए अध्यक्ष महोदय को मैं बुलाऊं, उससे पहले हमारे बीच में भदंत सोमानंद जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आएँ और 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे। इसके बाद हम आज की इस अध्यक्ष महोदय का जो है अभिव्यक्ति को सुनेंगे। बनारस के मेरे भाइयों और बहनों, आप लोगों को पता हो जाए कि इस देश के अंदर 2 संस्कृतियों में झगड़ा है और ये बहुत पुराना झगड़ा है।
बरसों से चला आ रहा है। हमारे पुरखों ने बहुत अच्छे ढंग से इस लड़ाई को लड़ा है और हम लोगों को आज़ाद भारत के अंदर जो कुछ मिला है उन्हीं के कर्मों का परिणाम है कि देश को अच्छा संविधान मिला है और हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोगों को और धार्मिक माइनॉरिटी के लिए बहुत अच्छे कानून मिले हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि 2011 में जो जनगणना हुई उसमें बौद्धों की संख्या 1% भी नहीं है। पूरे देश के अंदर बौद्धों की संख्या 1% भी नहीं है और बौद्धों पर अन्याय बहुत है। बौद्धों के 84,000 स्तूप थे, विहार थे, वो खंडित किया गया है। मनुवादी व्यवस्था के द्वारा उसको तोड़ा गया है और महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारी जगह नए नए स्तूप मिल रहे हैं जो हमारे पुरखों ने बनाए थे, लेकिन उनको नष्ट करने के लिए महाराष्ट्र की सरकार नहरों की योजना बनाकर, तालाबों की योजना बनाकर उसको नष्ट करना चाहती है। ऐसा भवन का स्तूप मिला है उसको नष्ट करना चाहते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस देश के अंदर बौद्ध सुरक्षित नहीं है, बंगाली बौद्ध सुरक्षित नहीं है, पंजाबी सुरक्षित नहीं है, पंजाबी धर्म के, सिख धर्म के लोग सुरक्षित नहीं है और मुसलमान भाई सुरक्षित नहीं है। तो क्यों ना हम सब मिलकर अपनी हक की लड़ाई लड़े। हम सब लोगों को मिलकर अपने हक की लड़ाई लड़ना होगा और ये लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने ईवीएम का भंडाफोड़ करना ये हमारी जरूरत समझा। इसीलिए बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से सारे 85% बहुजन समाज को न्याय दिलाने के लिए ईवीएम हटाना जरूरी होगा और इसीलिए ईवीएम को हटाने के लिए हम जन जागृति कर रहे हैं। ईवीएम के माध्यम से हमारे वोटों की चोरी करके चोर आदमी इस देश का प्राइम मिनिस्टर बन रहा है और उसको इस देश का चुनाव आयोग सपोर्ट कर रहा है। ईवीएम फर्जी है, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कह दिया है। लिखित रूप से कह देने के बावजूद भी ईवीएम का सरेआम यूज किया जा रहा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल कृति को रोकना होगा। ये रोके वामन मेश्राम साहब के माध्यम से पूरे देश के अंदर पूरे देश की जनता को जागरूक किया जा रहा है। एक दिन हम अपने कार्य में कामयाब होंगे, यशस्वी होंगे, आपका साथ सहयोग रहेगा ऐसा यहाँ उम्मीद करता हूँ। और समय बहुत हुआ है, मैं पूरा वक्त मेश्राम साहब के लिए छोड़ देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। धन्यवाद मदन सोमानंद जी, आप इंटरनेशनल बुद्धिस्ट नेटवर्क के माध्यम से अपना प्रतिनिधित्व कर रहे थे। साथियों, आज के इस ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा के अध्यक्षता के लिए माननीय वामन मेश्राम साहब को निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। माननीय वामन मेश्राम जी, राष्ट्रीय संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा। बोल 85। ये क्या है? वो सर इसको तार लेना इसके हेलो साथियों, 26 जून से हम लोगों ने ये परिवर्तन यात्रा निकाली है। तो 26 अक्टूबर को, आज 20 तारीख है, 4 महीने पूरे हो जाएंगे। लगभग 4 महीने का समय हो रहा है। ये परिवर्तन यात्रा लगातार जारी है और इस 4 महीने में हम जम्मू कश्मीर से निकले तो पंजाब आए, पंजाब से निकले चंडीगढ़ आए, चंडीगढ़ से निकले हरियाणा आए, हरियाणा से निकले दिल्ली आए, दिल्ली से निकले राजस्थान आए, राजस्थान से निकले गुजरात आए, गुजरात से निकले महाराष्ट्र आए, महाराष्ट्र से निकले मध्य प्रदेश आए, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आए, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड गए, उत्तराखंड से दोबारा उत्तर प्रदेश आए और उत्तर प्रदेश में आज का कार्यक्रम आखिरी कार्यक्रम है।
वाराणसी का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश का आखिरी कार्यक्रम है। कल भभुआ में बिहार में भभुआ में कल बिहार से शुरू हो जाएगा, यानी यूपी से बिहार जाएंगे, बिहार से बंगाल जाएंगे, बंगाल से झारखंड जाएंगे, झारखंड से ओडिशा जाएंगे, ओडिशा से छत्तीसगढ़ जाएंगे, छत्तीसगढ़ से हम लोग तेलंगाना जाएंगे, तेलंगाना से 13 दिसंबर को हैदराबाद पहुंचेंगे और 14 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक हम लोग इस अधिवेशन के लिए ये परिवर्तन यात्रा स्थगित रखेंगे। 1 जनवरी से दक्षिण भारत में ये परिवर्तन यात्रा शुरू होगी कर्नाटक से, तो कर्नाटक से शुरू होकर आंध्र प्रदेश जाएगी, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु जाएगी, तमिलनाडु से केरला जाएगी, केरला से कन्याकुमारी जाएगी और कन्याकुमारी में इस परिवर्तन यात्रा का समापन होगा। और कन्याकुमारी से आगे भारत की कोई सीमा नहीं है, समंदर है, तो आगे जाएंगे तो समंदर में डूब जाएंगे। तो इसलिए हम डूबने के लिए तो यात्रा नहीं निकाली है, डुबाने के लिए यात्रा निकाली हुई है, डूबने के लिए नहीं है। तो इसलिए ये पहले चरण का परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम है। दूसरे चरण का गुजरात से गुवाहाटी होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी उत्तर से दक्षिण की तरफ है और गुजरात से गुवाहाटी पश्चिम से पूरब की तरफ है। और ये दोनों कार्यक्रम 360 लोकसभा में पहुंचेंगे। 360 के बाद जो 140 लोकसभा बचेगी उसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के दूसरे पदाधिकारी उसको पहुंचाएंगे और टोटल 500 लोकसभा में पहुंचाने का कार्यक्रम है। इतना बड़ा कार्यक्रम आज तक किसी बैकवर्ड क्लास के संगठन के द्वारा नहीं निकाला गया। इसलिए नहीं निकाला गया क्योंकि इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा निकालने के लिए बहुत बड़ा संगठन चाहिए, दूसरे किसी बैकवर्ड क्लास के पास नहीं है। इसलिए वो नहीं निकाला उन्होंने, हमने निकाला। उसकी वजह है 14 अप्रैल 84 को काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी और इस बहुजन समाज पार्टी को बनाने के दौरान 13 स्टेट में 140 जिलों में वामसेव संगठन था। आज वामसेव का संगठन 31 राज्यों में 542 जिलों में 3,500 तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में और 1.5 लाख गाँव में फैला हुआ है। तो इतना बड़ा फैला हुआ है वामसेव का नेटवर्क। अभी हमारे साथ में 2,400 जाति के लोग काम करते हैं। टोटल 6,000 जातियां है, SC ST OBC माइनॉरिटी। 6,000 में 2,400 जाति के काम लोग करते हैं। शेड्यूल कास्ट की 1,700 जातियां हैं, आदिवासियों के 800 टुकड़े हैं, पिछड़े वर्ग के OBC के 3,743 है। तो 6,000 से कम नहीं, ज़्यादा ही है, मगर 6,000 भी अगर मान लिया जाए तो 6,000 में 2,400 जाति के कार्यकर्ता आज हमारे साथ काम करते हैं। ऐसा पिछड़े वर्ग के किसी संगठन के साथ नहीं है। पिछले साल हमने 21 करोड़ रुपया निधि इकट्ठा किया सारे देश भर से। आज तक किसी पिछड़े वर्ग के संगठन के द्वारा 21 करोड़ रुपए का निधि किसी संगठन के द्वारा इकट्ठा नहीं किया गया, न कर सकते। तो इतना बड़ा संगठन हमारे पास में है। इसी बात को आधार बनाकर हमने 6 करोड़ रुपए का निधि, ये जो परिवर्तन यात्रा चल रही है लगभग 4 महीने हो गए, तो 6 करोड़ रुपए का निधि
हमने इस परिवर्तन यात्रा पर खर्चा करने के लिए बजट रखा था, मगर समाज के लोगों ने 4 महीने में एक नया पैसा खर्चा नहीं होने दिया। सारा का सारा खर्चा समाज ने किया। खाने पीने का सारा खर्चा समाज ने किया। पीने का मतलब पानी पीने का, नहीं तो हमारे लोग जल्दी पीने का मतलब है पौवा पीने का समझते हैं। गाड़ियां चल रही है, तेल जलता है। इतना बड़ा कार्यक्रम करना है तो मंच सजाना पड़ता है, आपके बैठने के लिए कुर्सियां लगानी पड़ती है, और महीना 2 महीने तक सारे एरिया में प्रचार प्रसार करना पड़ता है। पॉम्पलेट, वॉल पोस्टर्स निकालना पड़ता है, ये रेडियो लाउड स्पीकर लगाना पड़ता है, बोलने वाला स्पीकर बॉक्स लगाना पड़ता है, इतना सारा करना पड़ता है। तो इतना सारा समाज के लोगों ने किया, सारा का सारा, और ऊपर से 60 लाख रुपया और दिया। खर्चा तो किया ही किया, और 60 लाख रुपया ऊपर से दिया। वो इसलिए दिया क्योंकि लोगों को ये मालूम है ये वामन मेश्राम तो फकीर आदमी। वामन मेश्राम को जो पैसा दिया जाएगा वो सारा का सारा आंदोलन पर खर्चा होगा। मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी मेरे हिस्से में आई, वो भी मैंने आंदोलन के लिए दान कर दिया। गरीब से गरीब आदमी का झोपड़ा होता है। भारत में कोई भी आदमी नहीं बता पाएगा कि वामन मेश्राम का झोपड़ा है। तो मैं तो हमारे संगठन के ऑफिस में रहता हूँ, तो झोपड़ा भी कोई नहीं बता सकता। इसलिए लोगों को यकीन लगता है, विश्वास लगता है कि जो भी पैसा वामन मेश्राम को दिया जाएगा वो सारा का सारा समाज के ऊपर खर्चा हो। ये शर्ट देख रहे हो, पैंट देख रहे हो, ये सारा समाज का दिया हुआ है। पैंट तो बड़ा बात है, पैंट के अंदर अंडरवियर है, वो भी समाज का है। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लोगों के द्वारा जो विश्वास हमारे ऊपर डाला जा रहा है, हम केवल इतना कह सकते हैं समाज को कि अभी तक हमारा 62 ईयर ओल्ड उम्र है, अभी तक धोखाधड़ी समाज से नहीं किया। अब 62 ईयर तक जब धोखाधड़ी नहीं किया तो आगे करने का मामला खत्म है, आगे होने का मामला खत्म है। इसलिए लोगों को इतना ही कहा जा सकता है कि इस लड़ाई में आप पूरी तरह से हमें साथ दो। जितना जल्दी लोग साथ देंगे उतना जल्दी हम मामला समाप्त कर देंगे, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। आप जल्दी समर्थन दो, जल्दी मामला खत्म कर देंगे। तो इसलिए साथियों, ये इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा जो हमने निकाली है वो इसीलिए निकाल पाए। तो ये परिवर्तन यात्रा, ईवीएम का भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा के 2 बड़े मकसद हैं। एक मकसद ये है कि अंग्रेज जब भारत में आए थे तो उन्होंने हिंदू और मुसलमान 2 टुकड़ों में लोगों को बांटा था। मगर अंग्रेजों के आने के पहले 2,500-3 हजार साल पहले ब्राह्मण भारत में यूरेशिया से आए, जैसे अंग्रेज इंग्लैंड से आए, वैसे ब्राह्मण यूरेशिया से आए। ये बात डीएनए के अनुसार प्रूव हो गई है, और डीएनए का एविडेंस सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। कोई गलत बात हम नहीं कह रहे हैं, हम तो बगैर सबूत के कोई बात करते ही नहीं है। जिसका हमारे पास सबूत है वही बात करते हैं। तो ब्राह्मण डीएनए के अनुसार यूरेशिया से आए हुए विदेशी लोग हैं। इन्होंने यहाँ के लोगों को 6,000 जाति के टुकड़ों में बांटा। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा था, और ब्राह्मणों ने 6,000 जाति के टुकड़ों में बांटा।
अंग्रेज ज़्यादा खतरनाक थे या ब्राह्मण ज़्यादा खतरनाक है, अगर ये बताना चाहूँ तो अंग्रेज़ों ने 2 टुकड़ों में बांटा, 2 से 6000 का भागाकार कर लो तो आंकड़ा निकलता है 3000 का। तो ब्राह्मण अंग्रेज़ों से 3000 गुना ज़्यादा खतरनाक है। और 1-2 सबूत दे देता हूँ। आपने आपके इलाके में पंडित लोग रहते होंगे, किसी पंडित को हल चलाते हुए देखा है? देखा? अच्छा, नहीं कह रहे हो, इसका मतलब सही बोल रहे हो, क्यों मैं तो जानता ही हूँ कि ब्राह्मण को आप भारत भर में कहीं पर भी हल चलाते हुए नहीं देखेंगे। क्यों? जब हम बुर्बक लोग हल चलाने के लिए तैयार है तो वो हल क्यों चलाएगा? तो हम हल चलाते हैं, फसल पैदा करते हैं, अन्न पैदा करते हैं, पैसा लाते हैं, और पैसा लाने के बाद जब हम बच्चा पैदा करते हैं तो पैदा करने के बाद पंडित जी के घर में जाते हैं और पंडित जी को पूछते हैं, पंडित जी हमारे घर में बेटुआ पैदा हो गया, क्या नाम रखे? अबे पैदा किया तो नाम भी रख ले। तो हमारा आदमी क्या सोचता है, नहीं पैदा करना आसान काम है, नाम रखना बहुत कठिन काम है। हमारे लोगों की बुद्धि ऐसी है, क्या करें। तो पंडित को पूछता है हमारा बिटुआ पैदा हो गया, क्या नाम रखे? तो पंडित उसको पूछता है कब पैदा हुआ? कहा बुधवार को पैदा हुआ। अच्छा, बुद्धू राम रख ले। तो हमारा जो आदमी है वो पंडित को क्या कहता है? क्या कहा पंडित जी? बुद्धू राम। तो पंडित हाँ बुद्धू राम का अच्छा नाम लगता है। बुद्धू राम जो है अच्छा नाम रखता है। हमारे आदमी को यही पता नहीं है, हमारे समाज के आदमी को यही पता नहीं है कि बुद्धू राम का मतलब है बुर्बक राम, गदहा राम, मूर्ख राम। ये इस शब्द का अर्थ होता है। वो क्या कहता है पंडित को? अच्छा नाम लगता है पंडित जी बुद्धू राम। तो उसके बाद पंडित हमारा आदमी पूछता है कि नाम आपने बढ़िया बताया, कितना देना होगा दक्षिणा? का 1001। ब्राह्मणों का हमेशा ऐसे ही आंकड़े रहते, 101, 125 रुपया, 501, 1001। ऐसा क्यों बताता है? ऐसा इसलिए बताता है कि 1000 निश्चित मिलना चाहिए, 1001, 1000 जरूर मिलना चाहिए। तो इसलिए बता रहा हूँ कि मेहनत आपने किया, पैसा आपने पैदा किया, और घर बैठे बैठे पंडित जी को 1001 रुपया दे के आए। तो जब घर बैठे बैठे 1001 रुपया देकर आए तो पंडित को हल चलाने की ज़रूरत है। जब हम बुर्बक लोग उसके लिए हल चला रहे हैं तो हम उनके लिए चला रहे हैं तो उनको हल चलाने की ज़रूरत नहीं है। एक बात एविडेंस दिया है खतरनाक होने का, बगैर किसी मेहनत के। आपने खटमल को मेहनत करते हुए देखा? खटमल को जब आप मेहनत करते हो, अन्न पैदा करते हो, पकाते हो, खाते हो, तो आपके शरीर में खून पैदा होता है। खून पैदा होने के बाद रात में खटमल आता है। आने के बाद खटमल आपका खून चूसता है। खटमल आपका खून चूसता है। खटमल कोई मेहनत कर रहा है? नहीं, मेहनत हमारा आदमी कर रहा है। खटमल आ रहा है और खून चूस के टाम टूम हो रहा है, पूरा खून हमारा चूस रहा है।
तो ब्राह्मण खटमल की तरह है। मेहनत खटमल भी नहीं करता है, पंडित भी नहीं करता। एक बात। तीसरी बात, ब्राह्मण की संख्या 3.5% है, ज्यादा नहीं है। 3.5% वोटों के आधार पर ब्राह्मण ग्राम पंचायत में पंच नहीं चुनवा सकता। सरपंच बनाने का तो सवाल नहीं है। जो ब्राह्मण भारत के गांवों में सरपंच नहीं बना सकता, वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। ए नरेंद्र मोदी इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नॉमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स। ए ब्राह्मण का नॉमिनेटेड है। तो मैंने अंग्रेजी में नॉमिनेटेड शब्द का उपयोग किया, आपको समझ में नहीं आया होगा नॉमिनेटेड का क्या मतलब है। नॉमिनेटेड का मतलब समझाता हूँ। मैं देहाती आदमी हो और किसान का बेटा हो, तो देहाती उदाहरण बताता हूँ। गांव में शादी होती है तो शादी करने वाला आदमी अपने पत्नी का परिचय देता है और दूसरे आदमी को कहता है, ए मेरी शादीशुदा बीवी। दूसरा आदमी पूछता है, ए कौन है? बोला ऐसी रखी हुई। महिलाओं की माफ़ी चाहता हूँ मैं उदाहरण देकर समझाने के लिए, ये ऐसी रखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी भी ब्राह्मणों का ऐसे ही रखा हुआ प्रधानमंत्री है। तालियां बजाने से मुझे समझ में आया कि आपको बाद में उदाहरण देने के बाद समझ में आया। अंग्रेजी का जो शब्द यूज किया था वो आपके समझ में नहीं आया। तो गांव का उदाहरण इसीलिए देना जरूरी है। सवाल भाषण करने का नहीं है, सवाल लोगों को समझ में आने का है। तो ये उदाहरण है कि ब्राह्मण बहुत खतरनाक लोग हैं, अंग्रेजों से भी ज़्यादा, जिनकी संख्या 3.5% है, जो ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं बना सकते, वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बना रहे हैं। तो ये खतरनाक होने का सबसे बड़ा सबूत है। साथियों, इसलिए हमने लक्ष्य रखा कि ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। हम बटे हुए लोग नहीं हैं, बांटे हुए लोग हैं। ध्यान रखो, दोबारा बता दो, हम बटे हुए लोग नहीं हैं, बांटे हुए लोग हैं। तो बांटे हुए लोगों को जगाना होगा, जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा, जोड़े हुए लोगों से शक्ति निर्माण करनी होगी और शक्ति का उपयोग और प्रयोग आज़ादी हासिल करने के लिए करनी होगी। क्योंकि हम लोग 14 अगस्त तक अंग्रेज़ों के गुलाम थे, 15 अगस्त से ब्राह्मणों के गुलाम हो गए। हमारा मालिक बदल गया है, गुलामी नहीं बदली, मालिक बदल गया। पहले अंग्रेज था, अभी ब्राह्मण हो गया। तो गुलामी हमारी सबसे बड़ी समस्या है, आज़ादी सबसे बड़ा समाधान। तो आज़ादी के लिए ये लड़ाई और ये जंग चल रही है, ये पहला मकसद। दूसरा मकसद ये है कि आजकल बैलेट पेपर का वोट समाप्त कर दिया गया और ईवीएम मशीन से चुनाव करवाए जा रहे हैं। ईवीएम मशीन में वोटों की चोरी होती है। आप जिसको विधायक चुनना चाहते हैं वो विधायक चुनकर नहीं आता, और आप जिसको विधायक चुनना नहीं चाहते वही चुनकर आता है ईवीएम में वोटों की चोरी करके। जब वो वोटों की चोरी करके चुनकर आता है, और अगर आप कोई काम लेकर जाओ कि पुलिस चौकी में आप टेलीफोन कर दीजिए, बैंक ऑफिसर को टेलीफोन कर दीजिए, तहसीलदार को टेलीफोन कर दीजिए, वो विधायक कहता है आपके वोटों से तो मैं चुनकर नहीं आया हूँ, मैं तो ईवीएम से चुनकर आया हूँ, तो आपका काम मैं क्यों करूँ। तो ईवीएम मशीन के द्वारा जो वोटों की चोरी होती है, उससे जो विधायक चुनकर आता है वो विधायक हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। आप लोग सोचते होंगे
कि ईवीएम मशीन में वोटों की चोरी होती है, इसका सबूत क्या है? चलो सबूत देता हूं। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था और उसके बाद महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद चुनाव हुआ विधानसभा का, तो प्रोफेसर राणे विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। तो उन्होंने जिस बूथ पर वोट डालने के लिए जाना था, वोट डालने वाले लोगों को साथ में लेकर गए, अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को लेके गए, बीवी को लेकर गए। और जब गिनती हुई, सभी लोगों ने वोट डाला। वोट डालने के बाद ईवीएम में वोट डाला। गिनती जब हुई तो 0 वोट निकला, इतने सारे लोगों ने वोट डालने के बाद। तो उसने पत्रकारों को बुलाया और पत्रकारों को कहा कि मेरे पड़ोसियों ने मुझे वोट नहीं दिया होगा, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे वोट नहीं दिया होगा, मेरे कार्यकर्ता और रिश्तेदारों ने, समर्थकों ने वोट नहीं दिया होगा। चलो मैं मान लेता हूँ। इतना ही नहीं, मेरे बीवी ने भी मुझे वोट नहीं दिया होगा। कभी कभार जिंदगी में मैंने मेरे बीवी को झापड़ झूपड़ मारा होगा, तो मेरे बीवी ने याद रखा होगा, क्योंकि मारने वाला भूल जाता है, थप्पड़ खाने वाला याद रखता है। तो मेरे बीवी ने याद रखा होगा और उसने सोचा होगा कि प्रोफेसर को सबक सिखाने का अच्छा मौका है, और उसने भी मुझे वोट नहीं दिया होगा। ये भी मैं मानने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं प्रोफेसर हूँ, बुर्बक नहीं हूँ, गधा नहीं हूँ, मूर्ख नहीं हूँ कि अपने आप को वोट नहीं डालूंगा। तो मैंने अपने आप को वोट डाला, और जब गिनती हुई तो फिर भी 0 वोट निकला। अरे ईवीएम मशीन से कम 1 वोट तो निकाला जाना चाहिए था कि प्रोफेसर को 1 वोट पड़ा, एक भी वोट नहीं निकाला। तो पत्रकारों ने प्रोफेसर को कहा, हाँ, आपको 1 वोट तो जरूर पड़ना चाहिए था, हमारी पूरी सहानुभूति आपके प्रति है, मगर हम कुछ कर नहीं सकते। प्रोफेसर ने सोचा, अरे ये पत्रकार सहानुभूति परोस रहे हैं, अगर अचार परोसा होता तो अचार नमकीन होता, चाट लेता। सहानुभूति का तो पता नहीं, साला नमकीन होती है, खट्टी होती है, मीठी होती है, इसका कोई पता नहीं है। वहाँ से उसने मुझे टेलीफोन किया, कहा मेश्राम जी हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ, ऐसा हुआ। तो हमने कहा, उसने कहा, पूछा क्या करे? मैं रिटर्निंग ऑफिसर को एप्लीकेशन दे दो, सारे बूथ का, विधानसभा का डाटा मांग लो, पैसा भर दो। उसने ऐसे ही किया। ऐसे करने के बाद में जब उसने ऐसा किया तो अधिकारी ने स्टैंप और साइन लगाकर उसको सारे बूथ का डाटा दे दिया। जिस बूथ में उसको 0 वोट निकला वो भी उसने लिख कर दे दिया। तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, दस्तावेजी सबूत है कि ईवीएम में वोट डालने के बाद वोट दूसरे कैंडिडेट के नाम पर जमा होता है, वोट गायब हो जाता है। तो ये तो हमारे पास दस्तावेजी एविडेंस है, काल्पनिक नहीं है, दस्तावेजी एविडेंस है। और ये एविडेंस सबूत मैंने सुप्रीम कोर्ट को दिया हुआ है। साथियों, काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं कि ईवीएम में घोटाला होता है, सबूत है। इतना ही नहीं, मैं आपको इससे भी बड़ी बात बताना चाहता हूं। तो बड़ी बात यह है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की, निर्णय की कॉपी है। सुप्रीम कोर्ट ने
8 अक्टूबर 2013 को निर्णय दिया। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री का मतलब है स्वतंत्र चुनाव नहीं हो सकता, फेयर का मतलब है निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट का मतलब है पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये बड़े बड़े शब्द हैं, आपको समझने के लिए दिक्कत होगी। मैं एक शब्द में बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट कहना चाहती है कि ईवीएम मशीन ईमानदारी से चुनाव नहीं करवा सकती, बेईमानी से जरूर करवाएगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट के कहने का मतलब है। तो इस तरह से साथियों सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना, और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस बात को माना तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, पैरा नंबर 28 में कहा कि 2014 का चुनाव ईवीएम मशीन के साथ पेपर ट्रेल मशीन लगाकर करना होगा, क्योंकि चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने माना ईवीएम फॉल्टी है। फॉल्टी है इसका मतलब घोटाला करने वाली मशीन है। तो पेपर ट्रेल नाम की जो मशीन लगाने का आदेश दिया वो घोटाला पकड़ने वाली मशीन है। तो ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के चुनाव में पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाए, मगर चुनाव आयोग ने लगाई नहीं, घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाई नहीं। परिणाम क्या हुआ? 16 मई 2014 को चुनाव नतीजे घोषित हुए। 31% वोट बीजेपी को पड़े और 283 लोकसभा की सीटें मिली बीजेपी को। हमने पूर्व इतिहास का अध्ययन किया कि किसी राजनीतिक पार्टी को क्या 31% वोटों के आधार पर सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत 272 सीटें मिली। तो हमारे अध्ययन में पता चला किसी भी पार्टी को 31% वोटों के आधार पर 272 सीटें नहीं मिली, साधारण बहुमत भी नहीं मिला, मगर बीजेपी को 2014 में 283 11 सीटें और ज़्यादा मिली। तो इससे सिद्ध हुआ कि 2014 के चुनाव में घोटाला हुआ। तो हमने जून 2014 में इसके विरोध में अभियान शुरू कर दिया और चुनाव आयोग को मैंने लेटर लिखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको पेपर ट्रेल लगाने का आदेश दिया तो क्यों नहीं लगाया। तो चुनाव आयोग ने मुझे लिख कर दिया कि नरेंद्र मोदी पेपर ट्रेल मशीन अर्थात घोटाला पकड़ने वाली मशीन खरीदने के लिए पैसा नहीं दे रहा है। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं देता? भारत सरकार की जो ट्रेजरी होती है वो नरेंद्र मोदी के बाप की जागीर नहीं है। देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो ट्रेजरी का ट्रस्टी होता है, टाटा बिरला अंबानी की तरह मालिक नहीं होता है। कैसे नहीं देता है? मैंने चुनाव आयोग को कहा और उसको कहा कैसे नहीं देता है, अभी आपको बताता हूँ। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र मोदी की सरकार के विरोध में केस दायर कर दिया। जब नोटिस इश्यू हुई, नरेंद्र मोदी कोई शेर है जो खा लेगा? वामन मेश्राम को तो खाना संभव है नहीं। कोई आदमी अभी भारत में पैदा नहीं हुआ जो हमसे पंगा ले सके। हमसे पंगा कोई लेता नहीं है। थाने में एक आईपीएस ऑफिसर ने हमारा कार्यक्रम कैंसिल किया तो हमने हाई कोर्ट में उसके खिलाफ केस दायर किया। आईपीएस ऑफिसर, लोगों को पता ही नहीं कि आईपीएस ऑफिसर पर केस किया जाता है। लोगों को यही मालूम है कि केस करने का धंधा पुलिस वालों का है, जनता को अधिकार नहीं है। मगर मैं तो बाबा साहब आम्बेडकर का अनुयायी हूँ, संविधान पढ़ा हूँ, जानकारी रखता हूँ। हाँ, आपकी भाषा में बुर्बक नहीं हूँ, समझ रहे ना? हाँ,
तो जब बॉम्बे हाई कोर्ट में हमने केस दायर किया तो नोटिस इशू हुआ उसको। जब नोटिस इशू हुआ तो वहाँ मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का कार्यक्रम था, मुसलमानों ने आयोजित किया था, तो उन्होंने मुझे भी बुलाया था। वो आईपीएस ऑफिसर ने मुसलमानों को बुलाया, कहा अरे आप लोगों ने वामन मेश्राम को बुलाया क्या? कहा बड़ा आदमी है इसलिए बुलाया। तो आईपीएस ऑफिसर ने उनको मुसलमानों को कहा कि उसको थोड़ा समय देना, ज़्यादा मत देना। कहा कि वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हम नहीं बोल सकते उसको कम समय, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मुसलमानों ने आईपीएस ऑफिसर को कहा आप आईपीएस है, आप क्यों नहीं कहते? तो आईपीएस ऑफिसर ने मुसलमानों को कहा अरे उसने तो मुझे हाई कोर्ट की नोटिस दे रखी हुई है, मैं कैसा बोलूं? तो मेरे से आईपीएस ऑफिसर भी पंगा नहीं लेता है, समझ रहे ना। लगभग हर जगह हमको परमिशन नहीं मिली, मगर हर जगह हमने कार्यक्रम किया। हमारे बाप की जागीर है। हाँ, संविधान हमारे बाप ने लिखा और हम लोगों को आर्टिकल 19 में मौलिक अधिकार दिया। आर्टिकल 19 में मौलिक अधिकार हमारे बाप ने हमको दिया, तुम्हारे बाप ने थोड़ी दिया। तुम्हारे बाप का नाम मनु है, हमारे बाप का नाम अंबेडकर है। जब मनु ने लिखा तो हमारे लोगों को कुछ नहीं दिया, जब हमारे बाप ने लिखा तो पंडित को भी अधिकार दिया। पंडित के बाप ने लिखा चले हमको नहीं दिया, मगर हमारे बाप ने लिखा तो पंडित को भी दिया कि नहीं सब लोग बराबर हैं। तो हमारा पुरखा जो है वो सबको बराबर मानने वाला पुरखा था, तो उसका अधिकार दिया हुआ है, किसी के बाप का थोड़ी दिया हुआ है। तो इसीलिए हमने प्रधानमंत्री केंद्र सरकार पर केस दायर कर दिया और वो भी सुप्रीम कोर्ट में दायर किया। जब सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया तो नोटिस मिल गया नरेंद्र मोदी को, तो उन्होंने नोटिस मिलते ही 3,567 करोड़ रुपया मंजूर किया। जब मंजूर किया तो हमने चुनाव आयोग को कहा ले ले, तू बोल रहा था ना नहीं दे रहा है, ले ले 3,567 ले ले। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 2019 के चुनाव में हर ईवीएम को पेपर ट्रेल मशीन यानी घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाई जाएगी। ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो 2019 के चुनाव में आप लोगों ने हर ईवीएम को पेपर ट्रेल मशीन लगा हुआ देखा होगा, वो वामन मेश्राम के द्वारा लगाया हुआ है, किसी अहरे गहरे नत्थू खैरे के द्वारा नहीं लगाया हुआ है, वामन मेश्राम के द्वारा। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूँ बगैर सबूत के। तो इसलिए 2017 को 24 अप्रैल 2017 को निर्णय आया और पेपर ट्रेल मशीन घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगा दिया। मगर बाद में हमने अध्ययन किया तो पता चला चुनाव आयोग ने कांग्रेस और बीजेपी के साथ मिलकर 3 रूल बनाए, 56C, 56D, 49A। ये 3 रूल बनाकर वो कागज का वोट जो पेपर ट्रेल मशीन से निकलता था उसकी गिनती बंद कर दिया। उसकी गिनती होती है तो ही घोटाला पकड़ में आता है। तो चुनाव आयोग ने उसकी गिनती रोक दिया। रोकने का परिणाम ये हुआ कि 23 मई 2019 को रिजल्ट आया और आंकड़े चुनाव आयोग के साइट पर डाले गए। तो फिंट नाम के सोशल मीडिया ने उन आंकड़ों का विश्लेषण किया और कहा कि 303 लोकसभा में 220 सीटें, वैसे 373 सीटें हैं टोटल, जिसका विश्लेषण किया उन्होंने। तो 373 में 220 लोकसभा में 54 लाख से ज़्यादा वोट निकले। एक भी वोट नहीं निकलना चाहिए ज़्यादा, एक वोट निकलता है तो घोटाला, मगर एक नहीं 220 लोकसभा में
54 लाख से ज्यादा वोट निकाले। तो जो 303 सीटें बीजेपी ने जीती, उसमें 220 सीटें घोटाला करके जीती। बीजेपी की केवल 83 सीटें हैं ईमानदारी से, केवल 83। हमारे पास सारा डाटा है और मैं अभी इसी महीने के एंड तक सुप्रीम कोर्ट में मेरी केस ज्वाइन हो जाएगी। दूसरी एक केस मेरी अभी भी पेंडिंग है, जिसका चुनाव आयोग ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। मेरे किसी सवाल का चुनाव आयोग ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। और इसीलिए मैं कहता हूं ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। और मेरा कहने से चुनाव आयोग को लगता हो कि वामन मेश्राम के ऐसा कहने से हमारी बदनामी हुई, तो मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल कर लो। सैयद शुजा ने लंदन में बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और चुनाव आयोग ने दिल्ली में एफआईआर दाखिल किया। अरे मैं तो वाराणसी में हूँ, मैं कहाँ भारत छोड़ करके विदेश चला गया हूँ, मैं इधर हूँ। मैं भारत छोड़ के भागने वाला नहीं हूँ, मैं भगाने का आंदोलन चला रहा हूँ, भागने का नहीं। हाँ, ध्यान रखो, भागने वालों में से नहीं हूँ मैं। हमारा तो आंदोलन भगाने का आंदोलन है कि जो भी विदेशी है, ब्राह्मण कहता है मुसलमान विदेशी है। अरे हमारे पास डीएनए ब्राह्मणों का है भाई, विदेशी होने का, मुसलमान का डीएनए नहीं है। साथियों, तो आखिरी बात यह है कि इन्होंने 220 सीटें बीजेपी ने घोटाला करके जीती। तो ये घोटाले से हो रहा है सारा चुनाव, इसलिए ईवीएम को हटाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि पेपर ट्रेल मशीन लगाकर घोटाला पकड़ा जा सकता है, या तो सुप्रीम कोर्ट हमारी बात मान ले, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू कर ले। अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय चुनाव आयोग लागू नहीं करती है तो बैलेट पेपर की हमारी मांग है। अगर बैलेट पेपर भी नहीं मानोगे तो फिर राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन होगा और चुनाव आयोग और भारत सरकार को राष्ट्रव्यापी आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। तो ये आंदोलन जो भविष्य में होने वाला है, इस आंदोलन में कितने लोग साथ सहयोग करना चाहते हैं, हाथ खड़े करें। अच्छा, सारे के सारे हाथ खड़े कर दिया, सारे के सारे हाथ खड़ा कर दिया है। इसका मतलब है 50% इधर ही सफल हो गया है। अब केवल 50% रह गया है। जिस दिन आंदोलन होगा उस दिन आपको रास्ते पर उतरना होगा। तो आप गांव देहात के लोग हैं, हम भी गांव देहात के लोग जो वादा करते हैं वो निभाते हैं, और शहर के लोग वादा करने के बाद भी कभी निभाते हैं कभी नहीं निभाते हैं, गारंटी नहीं है। क्योंकि हम गांव देहात के हैं इसलिए हम जानते हैं। तो आने वाले समय में आपको संदेश दिया जाएगा आंदोलन का, तारीख और समय, तो आप उस आंदोलन में सहभागी होंगे, हिस्सेदारी उठाएंगे और अपनी ईमानदारी सिद्ध करेंगे। तो आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। साथियों, 2 मिनट के लिए रुके रहेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे साथियों ने